लेट्स फाइट बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मानेसर प्रकरण को याद करते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के विधायकों को भड़काकर मानेसर ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुकर्मों की वजह से विधायकों को होटल में रखना पड़ा। और हमारी सरकार जब संकट में थी, ये अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहां मानेसर के अंदर। 34 दिन तक भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और भरिंदा जी बोलते हैं कि ये लोग होटलों में नहीं सरकार। अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म रही। तुम लोगों ने बर्बाद किया, करोड़ों रुपए खर्च किए सरकार गिराने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। जैसे महाराष्ट्र में खर्च किए 50 करोड़ देगा, सब जगह पहले खर्च किए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। ये तो आपका आशीर्वाद था कि मध्य प्रदेश सरकार गिर गई, कर्नाटक की गिर गई, महाराष्ट्र की गिर गई, हिंदुस्तान में एक मध्य राजस्थान सरकार बची नहीं थी उस वक्त। ये सब आपका प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था। एमएलए मेरे साथ रहे, उनका विश्वास था मेरे प्रति। और चेतन ड्यूटी उन लोगों में आता है जो 2-4 लोग थे जिन्होंने बहुत होशियारी से राजनीति करी, मेरी सरकार बचा ली। इसलिए यही बात कहता हुआ मैं माफी चाहूंगा, मैं जा रहा हूँ, कृपा करके थोड़ी। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बन जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें जनता का सीएम मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया था और भाजपा ने नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया है। के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बीजेपी को 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी। बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया। और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करें, क्योंकि नीतीश जी अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। उधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बिहार में बदलाव को चुनाव से पहले की रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का लंबे समय से सपना था कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री बने और अब नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर उसने अपना रास्ता तैयार कर लिया है। की प्रतिक्रिया इस पर चाहिए सर। बीजेपी का एक बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री कभी न कभी होगा जी। अब नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज दिया जी और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है। और क्या, अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में 20-22 साल में इतना बड़ा विकास तो नहीं हुआ है। अब देखेंगे सम्राट चौधरी क्या करते हैं। हाल ही में सर, क्योंकि जब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया था तो विपक्ष ने कई बातें कही थी, अब इस्तीफा हो गया, सम्राट चौधरी संभाल हो गया। बीजेपी का तो ये प्लान ही रहा था चुनाव से पहले कि नीतीश बाबू को हटाकर बाद में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हवाले से कहा है कि पीएम मोदी उन्हें यस सर कहते हैं, जबकि एक समय देश में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर और इंदिरा गांधी जैसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए
और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है उसके सामने झुकता है। यह सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी की सारी सच्चाई एप्स्टीन फाइल्स में छिपी हुई है और इन फाइलों की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? जानते हो क्या है? 35 लाख फाइलें हैं बंद अमेरिका में। उसमें नरेंद्र मोदी की सच्चाई भरी हुई है। क्या है सचमुच में नरेंद्र मोदी क्या है? महिलाओं की 24 घंटा बात करता रहता है, 24 घंटा, मगर आस्ते आस्ते अब उसकी सच्चाई निकलेगी। आप देखना, बचेगा नहीं। उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी की सच्चाई, हरदीप पुरी की सच्चाई, अनिल अंबानी की सच्चाई बंद पड़ी है और ट्रंप के हाथ में चाबी है ना? ट्रंप के हाथ में चाबी है। 2 चाबियां हैं ट्रंप के हाथ में, एक एप्स्टीन वाली और दूसरी कौन सी? अदानी वाली। अदानी वाली। लोकसभा परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा और मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से बढ़ाकर 59 कर दी जाती हैं और उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ाकर 120 तक पहुंच जाती हैं, तो दोनों राज्यों के बीच मौजूदा 41 सीटों का अंतर बढ़कर 61 हो जाएगा। सिब्बल के मुताबिक यह केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत को कम करने की मंशा भी हो सकती है। जाता हूं, इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, फिर आगे क्या करने जा रहे हैं? जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं। लाइक CEC इज अ पॉकेट वीटो एंड द चेयरमैन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन विल ऑल्सो बी अ पॉकेट वीटो। जो चाहेगा, right, whatever they want will be done, right? And we've seen that happen with a very renowned retired judge of the Supreme Court of India, both in Jammu and Kashmir as well in Assam. That's how the delimitation process has been done. So therefore, in exercise of these pocket vetoes, they will decide which constituencies are more favorable to them in terms of that exercise. जब परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो। और कोलकाता के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश कुमार हाजरा ने अनोखा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने क्लिनिक में इलाज कराने आने वाले मरीज को जय श्री राम का जाप करने पर फीस में विशेष छूट देंगे। डॉक्टर ने क्लिनिक में मंत्रोच्चार करने पर अपनी सामान्य फीस 2000 रुपये से घटाकर 1500 रुपये कर ली है। डॉक्टर हजारा के इस फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को यस्टरडे आया मन में। मैं सोचा, मैं बहुत दिनों से फ्री पेशेंट को देख रहा हूं और मेरी तमन्ना था एक दिन मैं बीजेपी को
फुल सपोर्ट दूंगा मेंटली, बिकॉज आई फॉलो मोदी जी's आइडियोलॉजी, बीजेपी's आइडियोलॉजी. सो इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत अगर सोसाइटी के लिए दे सकता हूँ, यही मेरा प्लेटफॉर्म है. मेडिकल प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर प्लेटफॉर्म है. इसमें कोई अनएथिकल चीज नहीं है. इट्स ए पॉलिटिकल स्लोगन, नॉट ए रिलीजियस स्लोगन. जो QR कोड दिखाएगा, जय श्री राम QR कोड इसका नाम है, एक भगवान का नाम है. और एक पोस्टर है जो दिखाएगा, उसको 500 रुपया फीस में डिस्काउंट मिलेगा. पहला मेरा फीस था मेरा क्लिनिक में, नॉट इन हॉस्पिटल, 2000 था. मैं पहले 500 रुपया कम कर चुका था टू हेल्प पीपल बिफोर इलेक्शंस. एंड yesterday I have decided कि मैं और 500 रुपया कम करूंगा. सो एट प्रेजेंट जो भी मेरे को दिखाएगा 1000 रुपया में वो कंसल्टेशन कर सकता है. इसमें क्या होगा, जो नीडी पेशेंट है उसको फायदा मिलेगा. और दुनिया को और पूरा भारतवर्ष में डॉक्टर को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस हिसाब से आप अपना सोसाइटी को अप्रोच करोगे तो डॉक्टर के ऊपर जो गुस्सा है, ज्यादा फीस का गुस्सा है, वो थोड़ा कम होगा और इनडायरेक्टली बहुत नीडी पेशेंट को मदद मिलेगा. अगेन, जय श्री राम इज ए पॉलिटिकल स्लोगन, नॉट ए रिलीजियस स्लोगन. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित और पिछड़े वर्गों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने की बात कही. उन्होंने कहा है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक मानवता, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है. बाबा साहेब एक प्रमुख संदेश दिया करते थे, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही विकास का कुंजी है. शिक्षा के मूल में देश का विकास, समाज का विकास. हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है. उच्च शिक्षा संस्थानों में वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के हित में प्रावधान किए गए हैं. गांव-गांव में, नगर-नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित करना हम सबका उत्तरदायित्व है. समग्र शिक्षा, विशेषकर नैतिक शिक्षा के बल पर समरसता का भाव सशक्त होता है. सभी वर्गों में, विशेषकर वंचित वर्ग में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रयास और अधिक सशक्त हो पाएगा. नक्सलवाद के खिलाफ जीत हासिल करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सराहना की है. उन्होंने कहा है कि यह सफलता सुरक्षा बलों की लगातार मेहनत, साहस और समन्वय का परिणाम है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहकर देश को बड़ी राहत दी है. पिछले दिनों देश ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक विजय पाई है. इस उपलब्धि के लिए मैं सभी संबंधित राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सराहना करती हूँ तथा देश के जिन भागों में पहले नक्सलवाद के नाम पर लाल झंडा फहराया जाता था, वो अब देश का राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा है. इस उपलब्धि के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सभी सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पोप लियो के समर्थन में खुलकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पोप का शांति का आह्वान करना और युद्ध की निंदा करना पूरी तरह उचित और सामान्य बात है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो को लेकर तीखी टिप्पणी की थी, जिसके बाद इटली में नाराजगी फैल गई और मेलोनी को पोप के पक्ष में सामने आना पड़ा. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti. बयानबाजी में आज इतना ही.
जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।